फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो में जो हमने डिटेल डिस्कशन किया था 43BH का, उसी का फॉलोअप वीडियो है। उसमें लास्ट वीडियो में जो मैंने कुछ पॉइंट्स रह गए थे लाइक क्वेश्चन आंसर और एक्शन बाय सप्लायर, एक्शन बाय बायर, तो वो मैंने इसमें कवर किया और सम एक्स्ट्रा पॉइंट कवर किए हैं जो इंटरेस्ट से रिगार्डिंग है। वो एमएसएमई एक्ट में जो होता है इंटरेस्ट, उसका क्या ट्रीटमेंट, उसके रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और स्पेशली जो अकाउंट प्रोफेशनल हैं और टैक्स में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बिजनेसमैन है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आप पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे न्यू चीजें भी आपको सीखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कंटिन्यूएशन है 43BH के वीडियो का। तो पहला इसमें टॉपिक है एक्शन टू बी टेकन बाय बायर। अब ईयर एंड होने वाला है, बायर को क्या एक्शन लेना चाहिए 43BH के कंप्लायंस में। तो सबसे पहले बायर को क्या करना चाहिए, जितने भी अब उसके सप्लायर हैं, इधर मटेरियल सप्लायर हैं, सर्विस सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उन सबको पहले तो लेटर इशू कर देना चाहिए कि भैया आप बताओ कि क्या आप एमएसएमई में कवर हो। अगर कवर भी हो तो किस में हो, माइक्रो हो, स्मॉल हो या मीडियम हो। तो ये कैसे कंफर्म करेगा, तो उसको एक लेटर इशू कर देना चाहिए। अब लेटर कैसे भेज सकते हैं, या तो आप पोस्ट से भेज दीजिए या बेटर है कि अगर मेल आईडी है तो मेल से भेज दीजिए, फोन भी कर दीजिए। और हो सके तो कम से कम एक बार अगर उसका रिप्लाई नहीं आता, से आपने लेटर में लिखा कि 7 डेज के अंदर आप इसको कंफर्म कर दीजिए। और कैसे कंफर्म कीजिए, विथ सर्टिफिकेट। कि आप अपना सर्टिफिकेट भी दे दीजिए। मुझे कैसे पता चलेगा माइक्रो में कवर है कि नहीं, और तो क्योंकि सर्टिफिकेट एक नंबर होता है, आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो माइक्रो में कवर है, स्मॉल में या मीडियम में कवर है। तो आप सबसे पहले तो, अब फरवरी में हम बैठे हैं, आप लेटर इशू ही कर दीजिए और कंफर्मेशन ले लीजिए सारे अपने सप्लायर से कि अगर एमएसएमई में कवर है या नहीं है। सपोज आपने लेटर इशू किया और 7 डेज का टाइम दिया, उसके बाद अगर कंफर्मेशन नहीं आती, अगेन आप 7 मोर डेज का टाइम दे दीजिए एक बार, और उसमें रिमाइंडर डाल दीजिए, ठीक है, कि आप प्लीज एक बार और कंफर्म कर दो अगर नहीं आता है रिप्लाई तो। और उसमें ये भी मेंशन कर दे कि अगर आपके यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं विद इन 7 डेज मिलता है, देन हम आपको नॉन एमएसएमई ट्रीट कर लेंगे, क्योंकि आप तो जवाब ही नहीं दे रहे, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था। देन ये आपके लिए कॉम्प्लायंस हो जाएगी कल के डेट में। अगर इनकम टैक्स में आपका केस भी खुलता है तो वो अगर वो मांगते हैं तो आप ये दे सकते हैं कि हमने 2 बार लेटर इशू किया, रिमाइंडर भी डाला, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देन मैंने लेटर में तो लिख ही रखा है, मेल में भी मेंशन कर रखा है कि अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते विद इन टाइम, देन वी विल ट्रीट यू एज ए नॉन एमएसएमई एंटरप्राइज। तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपके ऑडिटर के लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ऑडिटर को भी वो डिटेल चाहिए होंगे। तो आप बेटर है कि लेटर इशू करके कंफर्मेशन तो ले लीजिए कि कौन से माइक्रो में कवर है, कौन से स्मॉल में कवर है। देन अब ये तो हो गया बायर का। अब आते हैं एक्शन बाय सप्लायर को क्या करना चाहिए। अभी तक तो हमने बायर के पॉइंट से ज्यादा बात किया, अब सप्लायर के पॉइंट से। तो मेरा सजेशन है कि जो सप्लायर है ना, उसको तो सबसे पहले अपने लेटर रिप्लाई, जो बायर ने मेल लिखा था एक लेटर के थ्रू या मेल लेटर बाय पोस्ट दिया था, उसको रिप्लाई तुरंत करना चाहिए, इमीडिएट, विथ एमएसएमई सर्टिफिकेट। एमएसएमई सर्टिफिकेट देने से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि आप माइक्रो में कवर है, स्मॉल में कवर है या मीडियम है। अगर माइक्रो स्मॉल में है तो 43BH लगता है, अदरवाइज तो लगता नहीं मीडियम में। तो आप इमीडिएटली उसको रिप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके लिए बेटरमेंट ही बेटरमेंट है। एक तो आपको पेमेंट टाइम पे मिल जाएगा, दूसरा अगर पता है सामने वाला कि अगर पेमेंट टाइम पे नहीं करूंगा तो देन उसको वो डिफॉल्ट में वो एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे मुझे 23-24 में, वो फिर आगे जिस साल में पेमेंट करूंगा वो अलाउ है। तो सबसे बड़ा चीज है कि आपको उसमें जैसे ही आपने लेटर का रिस्पॉन्स किया तो एक तो आपको पेमेंट टाइम पे मिल जाएगा। सेकेंडली एक और बेनिफिट है, वो आगे बताऊंगा आपको कि एमएसएमई में कवर होने के क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। तो आप उसको रिप्लाई कर दीजिए। और एक ऑप्शन ये हो सकता है, मेरा ये सजेशन है, जितने सप्लायर हैं, अगर वो आप एमएसएमई मीडियम या स्मॉल है स्पेशली, तो जितने बिल आप देते हैं, इवन मीडियम भी हैं, तो जितने आप इनवाइस देते हैं ना, उस पे इनवाइस पे ही कहीं मेंशन कर दीजिए। बेटर है कि मैं आई में एमएसएमई और मैं स्मॉल में, दिस इज माई सर्टिफिकेट नंबर। अगर इन हो सके तो इनवाइस पे ही मेंशन कर दीजिए अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर, और इनवाइस के साथ एक
कॉपी भी भेज दीजिए। मान लीजिए आपने मेंशन किया, उससे ये तो पता नहीं चलता कि वाकई में आप है कि नहीं है। तो एक उसके प्रूफ में आप सर्टिफिकेट भेज दीजिए, सर्टिफिकेट पड़ा ही हुआ है, कुछ करना नहीं, आपको बिल के साथ लगा देना है। अब इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, आप देखिए रहे 43BH सेक्शन आने के बाद तो आपका तो सप्लायर कल ये नहीं, सॉरी बायर आपका ये नहीं बोल सकता कि मुझे ये नहीं पता था कि आप एमएसएमई हैं। इवन आप लेटर का रिस्पॉन्स भी नहीं देते, लेकिन आप हर बिल के साथ ही अगर मेंशन कर देते हैं अपना एमएसएमई नंबर और सर्टिफिकेट भेज देते हैं, देन बायर के पास कोई एक्सक्यूज नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले तो आपकी पेमेंट की सेफ्टी हो जाएगी, क्योंकि सामने वाले को पता है अगर नहीं पेमेंट करता हूं मैं टाइम पे, देन ये खर्चे मेरे अलाउ नहीं होंगे इस साल में। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो आप तो इसको बिल के साथ ही मेंशन भी कर दो बिल पे, और एक सर्टिफिकेट भी उठाकर भेज दो। मेरा तो ये सजेशन है कि दोनों काम कर दो। लेटर आए तो ऑब्वियसली उसका रिप्लाई तो करोगे, नहीं अगर लेटर बाय द वे बायर नहीं लेटर देता है तो कम से कम आप ना अभी से ही अपने बिल पे मेंशन करना शुरू कर दो कि मेरा एमएसएमई नंबर ये है और दिस इज माय सर्टिफिकेट, उसके साथ लगा के भेज दो। इसके बहुत बेनिफिट है। और भी एक बेनिफिट आज बताऊंगा मैं कि क्या हो सकता है। ये तो हो गए अब सप्लायर के एंड से। अब आगे चलते हैं, देन और क्या बेनिफिट हो सकता है। तो अब आते हैं, पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, देन एक और बेनिफिट हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर मैंने बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ अभी तक का डिस्कशन जो लास्ट वीडियो और इस वीडियो में, कि क्या कहीं कंफ्यूजन हो सकता था, तो वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैंने बना दिया है। पहला क्वेश्चन, इफ एनी सप्लायर सप्लाई बोथ मटेरियल एंड सर्विस देन हाउ डीलिंग डेज शुड बी कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द एमएसए। अब होता क्या कि कोई अगर ऐसा भी सप्लायर है जो मटेरियल भी दे रहा है सर्विस भी दे रहा है आपको, अब उसमें क्या करें, अलग अलग है, लेकिन मटेरियल भी सप्लाई करता है और सर्विस भी देता है, तो उसमें आप कैसे उसको ट्रीट करें। क्योंकि अभी लास्ट में हमने डिस्कस किया था अगर ट्रेडर है तो लगेगा कि नहीं ये बहुत ही अभी तो अपीयर जैसा हो रहा है सेक्शन जो एमएसएमई में कवर है, और जो गवर्नमेंट ने ऑफिस ऑर्डर के थ्रू ट्रेडर को कवर किया था तो उसमें क्लेरिफाई किया था कि आपको डिलेड पेमेंट का कोई बेनिफिट हम नहीं देंगे। तो अभी तो कंफ्यूजन है ही कि वो मिलेगा कि नहीं ट्रेडर को बेनिफिट 43BH का, उसमें कवर है कि नहीं, आगे अब देखते हैं। लेकिन फिलहाल तो अब कोई अगर बायर मटेरियल और सर्विस दोनों दे रहा था, हमें तो ये जानना है कम से कम सर्विस पार्ट को तो कंसीडर करके हम चलेंगे कि भाई हमें उसमें कवर ना होना पड़े। एमएसएमई में अगर कवर है तो फिर डिले ना हो पेमेंट में 45 और 15 डे जो हमने डिस्कस किया था। तो मेरा सजेशन है कि आप दो लेजर मेंटेन कर लीजिए, एक मटेरियल का अलग और सर्विस का अलग। मटेरियल के बिल अलग लेजर में बुक कीजिए, सर्विस के बिल अलग लेजर बुक। अब बोलेंगे आपकी पेमेंट कैसे हम करें, पेमेंट को बाइफरकेट करें। अगर आपका पेमेंट बिल वाइज है तब तो बहुत ईजी है, आप बिल वाइज अलग अलग करके लेजर में बुक कर दिए। अब सपोज एडहॉक पेमेंट है तो आप उसको ना लास्ट जो बिल है, जो बिल क्लियर हो गया जो पेंडिंग है, जिस डेट को अगर पेमेंट आपने किया उससे पहले जो भी बिल पेंडिंग है सर्विस और मटेरियल उसको प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ठीक है इतना परसेंट मेरा मटेरियल का बिल अगर सपोज 5 लाख का है, सर्विस का भी 5 लाख था, हाफ हाफ करके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कम ज्यादा है तो उसी प्रोपोर्शन में आप डिस्ट्रीब्यूट करके दो लेजर में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलता रहेगा कि डिले इन डेज कितना है सर्विस वाले पार्ट का और मटेरियल, क्योंकि मटेरियल में हो सकता है आपको रिलीफ मिल जाए क्योंकि अभी तक उस पर लॉ क्लियर नहीं है, और गवर्नमेंट ने ट्रेडर को जब एमएसएमई में कवर किया था तो ही बोल दिया था कि आपको अदर बेनिफिट नहीं देंगे, ओनली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का बेनिफिट देंगे। तो अभी अगर आप दो लेजर मेंटेन करते हैं, अगर आगे ट्रेडर कम तो कम से कम सर्विस वाला पार्ट आपको पता रहेगा कि ये डिले नहीं है 15 और 45 डेज का, तो आप उसको अगर डिले है होने वाला है तो आप उसको कवर करके पेमेंट करके आप चल सकते हैं। या ये बोल सकते हैं कि मैंने सर्विस का पेमेंट किया, इसको सर्विस में डाल दीजिए, उसको मेल से कम्युनिकेट तो मैंने इस सर्विस बिल का पेमेंट किया है, तो वहां पे आप तो बाइफरकेट करके अपने आप को सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है, इधर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और कंस्ट्रक्शन सर्विस कवर्ड। अब बहुत लोग कंफ्यूजन हो सकता है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या कंस्ट्रक्शन सर्विस सर्विस में कवर होगा या मटेरियल, क्योंकि इसमें मटेरियल का भी यूज होता है, सीमेंट स्टील सब सप्लाई होती है, प्लस सर्विस का। ऐसा है एज पर जितने भी अभी लॉ हैं इंडिया में जो एग्जिस्ट करते हैं जिसमें डिफाइन किए गए हैं, जैसे सीजीएसटी एक्ट है आपका, सीजीएसटी एक्ट के रीड विद शेड्यूल 2, अब शेड्यूल 2 देखेंगे तो उसमें क्लियर मेंशन है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो या कंस्ट्रक्शन सर्विस हो वो सर्विस में कवर होगा, ना कि मटेरियल सप्लाई। ये तो क्लियर है,
ये सर्विस में कवर है। इवन आप इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट में भी जो टीडीएस कटता है वो सर्विस का कटता है। मीन्स 94C में जो टीडीएस है वो सर्विस का टीडीएस है। जो मटेरियल सप्लाई का टीडीएस है वो 94Q में है। तो इससे भी क्लियर है कि दोनों एक्ट में तो अभी जो प्रिवेलिंग एक्ट है उसमें तो सर्विस ही है, तो ये सर्विस माना जाएगा एंटायर अमाउंट। ये नहीं कि वो बाइफर्केट नहीं होगा कि इतना मटेरियल इतना सर्विस, जो पहले हम लोग सर्विस टैक्स में देखते थे बाइफर्केशन, तो वैसा कुछ नहीं है, ये सर्विस माना जाएगा और आपको इसको सर्विस की तरह मतलब इस पे 43BH 100% अप्लीकेबल होगा। थर्ड, अगर बायर, ये बहुत लोग कंफ्यूजन हो सकता है कि बायर और सप्लायर दोनों में से एमएसएमई है तो क्या 43BH लगेगा उस बायर पे? क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं भी तो एमएसएमई हूं तो मेरे पे ये सेक्शन क्यों लगेगा? तो ऐसा है कि लॉ ने कहीं आपको एक्सेप्शन नहीं दिया है कि अगर खुद जो बाई कर रहा है, मीन्स जो सर्विस और मटेरियल खरीद रहा है, वो अगर एमएसएमई में कवर है तो उस पर नहीं लगेगा, ऐसा कहीं एक्सेप्शन नहीं है। मीन्स ये अप्लीकेबल होगा अगर दोनों पार्टी भी अगर एमएसएमई कर रहे हैं, मतलब माइक्रो स्मॉल भी है अगर बायर, तो भी ये सेक्शन उस पर भी लग जाएगा, मतलब उसको भी डिसअलाउंस हो सकता है और डेफरमेंट ऑफ डिडक्शन हो सकता है। ये बहुत लोग कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब आते हैं दूसरा बेनिफिट का बात किया था कि अगर आप एमएसएमई में कवर होते हैं तो क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि हमने सेक्शन 15 में देखा कि डिलेड पेमेंट की वो बात कर रहा था कि 15 या 45 दिन का। 43BH जो इनकम टैक्स का सेक्शन है तो अभी आया है इस साल से, लेकिन इससे बहुत पहले एमएसएमई एक्ट में कवर किया गया है सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 में डिलेड पेमेंट देने का कोई तो पर्पस रहा होगा, तो वो पर्पस यहां है सेक्शन 16 में। सेक्शन 16 बात करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन स्पेशली बिजनेसमैन के लिए जो एमएसएमई में कवर है, कि अगर आप किसी को मटेरियल और सर्विस दे रहे हैं और आप एमएसएमई में कवर है, ठीक है, देन अगर वो पेमेंट नहीं करता है, कब? विद इन द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 15। और सेक्शन 15 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन, एग्रीमेंट है तो या तो एग्रीमेंट की डेट और 45 डेज विच एवर इज अर्लियर, उससे बाद का नहीं हो सकता डेट। तो आपने एग्रीमेंट में कुछ और भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं, 45 दिन के अंदर तो एनी हाउ आपको पेमेंट कर देना है। अदरवाइज क्या हो सकता है? अदरवाइज आपको इंटरेस्ट देना होगा। किस सेक्शन में? सेक्शन 16। अब ये सेक्शन कौन सा है? इनकम टैक्स एक्ट का नहीं है, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट का है। 16 सेक्शन में आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। किस रेट पे? अब ये रेट देख लीजिए आप, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 16 ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में क्या है? 3 टाइम्स ऑफ आरबीआई बैंक रेट। जो आरबीआई ने बैंक के लिए रेट डिसाइड किया है, जिसपे बैंक को लोन देती है, वो जो करंटली अभी है 6.75%, उसका 3 गुना, 3 टाइम्स, मीन्स अप्रॉक्स 20.25। अभी करंटली 6.75 की जगह पे 6.5 मेंशन हो गया है, बट ये है 6.75%। तो 6.75 का 3 टाइम्स, अप्रॉक्स 20.25% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और कैसे इंटरेस्ट देना होगा? कंपाउंडिंग मेथड से और मंथली रेट, मतलब हर महीने के जो बैलेंस होगा उसको कंपाउंड करते हुए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कंपाउंडिंग मेथड से। अब उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मैंने एग्जांपल एक बनाया, सपोज ओवर ड्यू अमाउंट था 1 लाख, आपने 15 या 45 व्हाटएवर आपने पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट मंथ का जो इंटरेस्ट लगेगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 20.25, ये ईयरली रेट है, देन डिवाइड बाई 12, मतलब 1 मंथ का इंटरेस्ट आपका पहले मंथ। सेकेंड मंथ का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 1 लाख तो प्रिंसिपल था, प्लस पहले मंथ में इंटरेस्ट आपका बना 1688, 1688 को ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 20.25% डिवाइड बाई 12, मतलब कंपाउंडिंग करके ये 1716 सेकेंड मंथ का। अगले मंथ में फिर ये दोनों इंटरेस्ट जुड़ जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड के। तो जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे ये इंटरेस्ट चलता रहेगा, इसका मीटर ऑन हो गया। तो सपोज आप सोच लीजिए कितना बड़ा इंटरेस्ट कॉस्ट है। हालांकि कोई बहुत ही रेयर केस में लोग बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, नो इस चीज पे कोई दिमाग लगाते हैं। इसमें एक्चुअली बिजनेस करना है तो सबको लगता है कि
अब वो लड़ाई करके तो काम हो नहीं सकता। बिजनेसमैन तो ऑलवेज चाहता है कि मेरा पेमेंट आ जाए, काम चलता रहे। क्योंकि अब किसी को भी आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, नोटिस भिजवाओगे इंटरेस्ट रिकवरी का, तो ऑब्वियसली कि अगले बार से वो बिजनेस आपके साथ करेगा नहीं। बट लॉ में ये प्रोविजन है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इनकेस आपको लगता है कि मेरा जो बायर है मुझे परेशान कर रहा है या मेरे डिले पेमेंट कर रहा है, तो आपके पास ये 16 सेक्शन में ऑप्शन पड़ा हुआ है एमएसएमई के लिए। आप इसमें क्लेम कर सकते हैं और उसको देना पड़ेगा। इफ उसने एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस आपके मटेरियल और सर्विस का कर रखा है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देख लीजिएगा, उससे क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये इंटरेस्ट मिल सकता है, बायर को पे करना पड़ेगा सप्लायर को, लेकिन उसको एमएसएमई में कवर होना चाहिए सप्लायर। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है गवर्नमेंट की ओर से। और आते हैं अब इसको एक स्टोरी में मैंने यहाँ से कन्वर्ट किया है। तो सपोज ए लिमिटेड ने परचेज किया 1 लाख का मटेरियल और उसने पेमेंट टाइम पे नहीं किया। सपोज उसका 45 डेट का था ड्यू डेट, 6 महीने उसने लेट कर दिया, तो 6 महीने का इंटरेस्ट बन गया। सपोज ऐसे ही करते करते इंटरेस्ट बन गया 20,000 रुपये। अब उसके ऑडिटर आए, बोला कि ये तो ये आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ऊपर से सप्लायर ने क्लेम कर दिया इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट तो 20,000 रुपये भर दिया उसने। अब तो उसको लगा था कि कम से कम इंटरेस्ट मैंने भरा है, तो इसका तो इनकम टैक्स में तो डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट तो मेरा गया, लेकिन कम से कम 20,000 पे 30% मेरा टैक्स तो बच जाएगा। 6,000 तो बचेंगे, 14,000 ही ना मेरा कॉस्ट आएगा। बट जब उसका टैक्स ऑडिटर आया तो बोला कि नहीं, रुक जाओ, आप जो सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट जो आपने दिया है सप्लायर को उसका बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए सेक्शन पढ़ते हैं 23। और ये कौन सा, किसका सेक्शन है? एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट का। इनकम टैक्स में कहीं मेंशन नहीं है इसका डिसअलाउंस, लेकिन स्पेशली एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट का सेक्शन 23 है, इसी इंटरेस्ट की बात करता है। और क्लियर बोलता है इंटरेस्ट नॉट टू बी अलाउड ए डिडक्शन ऑफ इनकम। वो जो 16 सेक्शन में इतना ह्यूज इंटरेस्ट कॉस्ट है, 3 गुना आप आरबीआई रेट, उसका डिडक्शन भी अलाउ नहीं करेंगे, डबल मार पड़ जाएगी। ये रिलेटेड को तो डबल मार पड़े, एक बार उसने इंटरेस्ट दिया, दूसरा उस पर टैक्स का भी खर्चे भी नहीं मिल रहे, तो उसका 30% जो बचना था वो भी नहीं बचा। क्लियर लिखा हुआ नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग। मैंने बोला था ना, रेड लाइट है यहाँ पर। नॉट विथ स्टैंडिंग मीन्स ये तो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लाउज हो गया। कहीं भी इस एक्ट में, या अब हो सकता था कि इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ अगर इनकम टैक्स एक्ट नहीं मेंशन करता तो कंफ्यूजन हो सकता था। उसने लिख दिया क्लियर, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द इनकम टैक्स एक्ट 9 पे ही डिडक्शन मिलता है। तो बोला कि आपको कहीं भी इनकम टैक्स में कुछ लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल और पेड, जो इंटरेस्ट पेबल और पेड है बायर के द्वारा, ऑब्वियसली बायर ही देगा सप्लायर को, अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब 16 सेक्शन में जो है, सेल नॉट, साफ लिख दिया सेल नॉट, कोई स्कोप नहीं छोड़ा कि आपको अलाउ हो जाए। में नहीं लिखा है कि कोई रीजन अगर वैलिड हो तो मिल जाए, नहीं, सेल नॉट मतलब बी अलाउड एज डिडक्शन, इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिंपल। सेक्शन 23 ने वो भी मना कर दिया। तो देखिए सप्लायर को कितना बेनिफिट है अगर इसका क्लेम करता है इंटरेस्ट का। सेक्शन 16 में अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको टाइम पे पेमेंट नहीं मिला, आप क्लेम कीजिए, आपको इंटरेस्ट 3 गुना देना पड़ेगा बायर को, प्लस उसका डिडक्शन भी बायर को नहीं मिलेगा, तो बायर को डबल लॉस है। यही बेनिफिट की मैं बात कर रहा था कि अगर एमएसएमई में आप रेगुलर बिल के साथ लिख के देंगे अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस सर्टिफिकेट लगा देंगे, तो ये जो इंटरेस्ट है इसका बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। आप नहीं भी देंगे तो मिल जाएगा, लेकिन अपने बायर को रिमाइंड कराते रहे कि मैं एमएसएमई में कवर हूं तो मेरे पास ये बेनिफिट है। तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके जितने भी डाउट हैं, ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो देन इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।